हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट 50 MCQs की बात करेंगे फॉर ऑल स्टेट CHO एंड UPNHM एग्जाम्स के लिए। दिस MCQs ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल अदर नर्सिंग एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में है साइज ऑफ ET ट्यूब फॉर ए न्यू बॉर्न इन्फेंट इज। जो न्यू बॉर्न इन्फेंट होते हैं उनके लिए ET ट्यूब की साइज पूछिए। एंडोट्रैकियल ट्यूब, इट इज़ एंडोट्रैकियल ट्यूब। ऑप्शन में है A 2.5 से 4 mm, B 4 to 5 mm, C 5 to 6 mm, D 6 to 7 mm। राइट आंसर होगा आपका A 2.5 से 4 mm ET ट्यूब की साइज होती है न्यूबॉर्न इन्फेंट के लिए। ठीक है, ET ट्यूब होता क्या है? ET ट्यूब आपकी एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की ट्यूब होती है जो कि ट्रैकिया में प्लेस की जाती है माउथ के थ्रू। जो पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाते हैं उनको ब्रीथ करने में हेल्प करती है, उसके लिए टू हेल्प ए पेशेंट ब्रीथ। और ET ट्यूब को हम फिर क्या करते हैं, वेंटिलेटर से ET ट्यूब को हम वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं और वो वेंटिलेटर क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता है लंग्स में। ठीक है, ताकि पेशेंट अच्छे से ब्रीथ कर पाए। और इस पूरी प्रोसेस को, जो हमारी इंसर्टिंग की प्रोसेस है, एंडोट्रैकियल ट्यूब की इंसर्ट करने की प्रोसेस, इससे हम क्या बोलते हैं, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन बोलते हैं। ठीक है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग इज ऑल्सो नोन एज। फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में है आपका A एनेस्थीसिया बैग, B एम्बू बैग, C सक्शन, D नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा इसमें आपका A एनेस्थीसिया बैग। एनेस्थीसिया बैग को हम फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग कहते हैं। ये इसमें क्या होती है, एनेस्थेटिक गैस प्रेजेंट होती है। इसको हम और बात करें तो इसको हम ब्रीथिंग बैग भी कहते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग बैग भी बोलते हैं हम एनेस्थीसिया बैग को। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, प्रोवाइड ए हायर FiO2 जो होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया बैग को, जिसको फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग या ब्रीथिंग बैग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रेडिएंट वार्मर इज ऑल्सो नोन एज। रेडिएंट वार्मर को और हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में है आपका A क्लोज केयर सिस्टम, B ओपन केयर सिस्टम, C कॉम्प्लेक्स केयर सिस्टम, D नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका B ओपन केयर सिस्टम। ठीक है, रेडिएंट वार्मर को हम ओपन केयर सिस्टम भी कहते हैं। रेडिएंट वार्मर का हम यूज़ क्यों करते हैं, हाइपोथर्मिया की कंडीशन में यूज़ करते हैं, प्रोवाइड हीट टू द बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और जो टेम्परेचर है हाइपोथर्मिया की कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर का बैलेंस बनाने के लिए भी हम हाइपोथर्मिया का ये रेडिएंट वार्मर का यूज़ करते हैं हाइपोथर्मिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ फोटोथेरेपी लाइट। जो फोटोथेरेपी लाइट होती है उसकी वेवलेंथ पूछी है। फोटोथेरेपी लाइट हम जॉन्डिस की कंडीशन में यूज़ करते हैं, इसकी वेवलेंथ क्या होती है? इसका डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें हम तो यहाँ पे A होगा 425 से 475 nm। ठीक है, क्या होती है, वेवलेंथ होती है फोटोथेरेपी लाइट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एम्बू। एम्बू की फुल फॉर्म पूछिए क्या होती है। इस पर डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर A होगा, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। ठीक है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट आपका एम्बू बैग की फुल फॉर्म होती है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, बैग वॉल्व मास्क भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, बैग वॉल्व मास्क भी कहते हैं हम एम्बू बैग को। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ एज मैनुअल रिससिटेशन की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। ये जो हमारा आपने इंट्यूबेशन प्रोसेस देखी होगी, वो उसी प्रोसेस को हम जो रिससिटेशन करते हैं इसको हम मैनुअली यूज़ करते हैं। ठीक है, एम्बू बैग को इसे हम इसलिए ही सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी कहते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है? सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, ठीक है। और एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे, एम्बू बैग से हम क्या करते हैं? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, फॉर ब्रीथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, रेडिएंट वार्मर इज़ यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, जो रेडिएंट वार्मर होता है उसको हम सब कंडीशन में यूज़ करते हैं एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, जो एक्सेप्ट है यहाँ पे एक को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन राइट हैं, जो एक को छोड़ेंगे वही हमारा लेकिन क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ऑप्शन में ए हाइपोथर्मिया, बी प्रीटम एंड एलबीडब्ल्यू बेबीज, लो बर्थ वेट, एलबीडब्ल्यू क्या है यहाँ पे? लो बर्थ वेट, सी हाइपोथर्मिया, डी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ बेबी। इसका राइट आंसर होगा सी हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में हम यूज़ करते हैं रेडिएंट वार्मर का, और जो एलबीडब्ल्यू बेबी होते हैं या प्रीटम की कंडीशन बेबी होते हैं उसमें भी हम रेडिएंट वार्मर का यूज़ करते हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट हाइपोथर्मिया में हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, रेडिएंट वार्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है वो किसकी वजह से होता है? कॉज पूछा है उसका। ऑप्शन में ए इन्फेक्टेड बीसीजी वैक्सीन, बी इन्फेक्टेड डीपीटी वैक्सीन, सी इन्फेक्टेड मीजल्स वैक्सीन, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा सी इन्फेक्टेड मीजल्स वैक्सीन अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और क्या क्या देखने को मिलेगा अगर हम जो इन्फेक्टेड मीजल्स वैक्सीन है, और क्या इसके साइन सिम्टम आएंगे? वो होगा हाई फीवर देखने को मिलेगा इन्फेक्टेड मीजल्स वैक्सीन अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं तो, और हाई जो बीपी है वो डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और वॉमिटिंग एंड रैशेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, रैशेस। ये किसकी वजह से होता है? इन्फेक्टेड मीजल्स वैक्सीन की वजह से ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, डाइल्यूटेंट फॉर जेई वैक्सीन। जेई वैक्सीन क्या है? जापानी एंसेफ्लाइटिस वैक्सीन। जो जापानी एंसेफ्लाइटिस वैक्सीन होती है उसको हम किस में डाइल्यूट करते हैं? क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन में है आपका ए फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, बी पायरोजन फ्री डिस्टिल वाटर, सी नॉर्मल सलाइन, डी नॉर्मल टैप वाटर। ये पर राइट आंसर होगा आपका ए फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। जेई वैक्सीन को हम किस में डाइल्यूट करते हैं? फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। इसकी हम कितनी वैक्सीन देते हैं? दो बार देते हैं हम जापानी एंसेफ्लाइटिस को, JE1 JE2 एडमिनिस्टर करते हैं। जो 1 होती है जेई जापानी एंसेफ्लाइटिस बूस्टर 1, उसको हम 9 से 12 मंथ पर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और JE2 को हम, जो JE2 होती है उसको हम 16 से 24 मंथ पर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। JE1 आपकी 9 से 12 रहती है और JE2 16 से 24, ठीक है। और इसकी डोज कितनी होती है? 0.5 ml होती है। रूट आपका होता है सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। और कहाँ पर? लेफ़्ट अपर आर्म में एडमिनिस्टर करते हैं। और ये क्या है? जापानी एंसेफ्लाइटिस लाइव वैक्सीन है, ठीक है, लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, डाइल्यूटेंट फॉर BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन को हम किस में डाइल्यूट करते हैं? BCG क्या है? बैसिलस कैमल-गुएरिन। इसको हम किस में डाइल्यूट करते हैं? ऑप्शन है ए नॉर्मल सलाइन, बी नॉर्मल टैप वाटर, सी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, डी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ए नॉर्मल सलाइन, ठीक है। BCG वैक्सीन को हम नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं। ये क्या है? एट बर्थ पर देते हैं हम। एट बर्थ पर कितने देते हैं? 0.05 ml, ठीक है। टिल कितना? 1 मंथ तक, 1 महीने तक देते हैं ओनली 0.05 ml। अगर तब तक नहीं दे पाते हैं, छूट जाती है, तो उसके बाद 0.1 ml देते हैं टिल 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर तक देते हैं फिर 0.1 ml। और कहाँ कितनी डोज इसकी हो गई?
कहाँ कितनी देते हैं, इंट्राडर्मली रूट पर देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पर, ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म, इंट्राडर्मली लेफ्ट अपर आर्म पर देते हैं। और ये करते क्या है, बीसीजी वैक्सीन टीबी से प्रिवेंट करती है, ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ द साइज ऑफ पेप्यूल्स डेवलप्ड बाय एडमिनिस्टर्ड ऑफ बीसीजी वैक्सीन। यही रह गया था इसमें। बीसीजी वैक्सीन जो होती है, जो हम एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद एक पेप्यूल्स डेवलप होता है, तो उस पेप्यूल्स की साइज कितनी होती है, ये पूछा है क्वेश्चन में, कितने साइज का पेप्यूल डेवलप होता है। ऑप्शन में है ए 5 to 6 mm इन डायमीटर, बी 4 to 8 mm इन डायमीटर, सी 1 to 2 mm इन डायमीटर, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका बी 4 to mm इन डायमीटर, ठीक है। कितने साइज का पेप्यूल डेवलप होता है, 4 to mm इन डायमीटर, 4 to 8 mm का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाउ मैनी राइट्स शुड बी फॉलो फॉर सेफ इंजेक्शन डिलीवरी। जो इंजेक्शन हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके लिए सेफ इंजेक्शन डिलीवरी के लिए कितने राइट्स होते हैं। ऑप्शन में है ए 5 राइट, बी 6 राइट, सी 7 राइट, डी 10 राइट्स। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका सी 7 राइट्स, ठीक है। सेफ इंजेक्शन डिलीवरी के कितने राइट्स हैं, 7 राइट्स होते हैं आपकी सेफ इंजेक्शन डिलीवरी के। कौन कौन से होते हैं, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट और राइट रीज़न, राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये 7 राइट्स होते हैं सेफ इंजेक्शन डिलीवरी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एवरेज MUAC फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन एट एज 4 ईयर। इसमें जो 4 ईयर का एक एज का चिल्ड्रन है नॉर्मल, उसका MUAC पूछा है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कितना होगा, एवरेज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 4 ईयर के चिल्ड्रन का। ऑप्शन में ए 10 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 14 सेंटीमीटर, डी 16 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी 14 सेंटीमीटर। क्या होगा, एक चिल्ड्रन का नॉर्मल MUAC होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, MUAC को हम किससे मेज़र करते हैं, शाके टेप से, ठीक है, शाके टेप से, शाके टेप से करते हैं। और क्यों करते हैं मेज़र, जो माल न्यूट्रिशन कंडीशन है उसको असेस करने के लिए, ठीक है। जो माल चिल्ड्रन होते हैं, माल न्यूट्रिशन, उसकी कंडीशन को असेस करने के लिए हम इसका शाके टेप का यूज़ करते हैं, MUAC को मेज़र करते हैं जिससे, ठीक है। अगर ये हम बात करें कि MUAC हम कहाँ पर टैप करते हैं, बांधते कहाँ पर हैं, तो ये जो शोल्डर का मिड पॉइंट होता है, जो शोल्डर होता है और एल्बो होती है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, वहाँ पर हम इसको टैप करते हैं, बांधते हैं, ठीक है, शाके टेप को, ओके। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एट विच एज कैन ए चाइल्ड से ए फ्यू डिसेबल्स लाइक मामा बाबा ETC। क्वेश्चन में पूछा है, जो मामा बाबा ETC वर्ड्स होते हैं, डिसेबल्स वर्ड बोलते हैं जिसे हम, ये कब एक चाइल्ड बोलने लग जाता है। ऑप्शन में है आपका ए 6 मंथ, बी 9 मंथ, सी 4 मंथ, डी 12 मंथ। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका डी 12 मंथ, ठीक है। ऐसे वर्ड्स कितने मंथ पर बोलता है, 12 मंथ्स पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज द कॉम्प्रोमाइज इन ए न्यू बॉर्न बेबी विथ ए क्लेफ्ट लिप। एक बेबी है न्यू बॉर्न जिससे क्या है, क्लेफ्ट लिप है, तो उसको कौन सी एक्टिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या कौन सी एक्टिविटी करने में उसको प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन में है आपका ए शकिंग, बी सॉलिंग, सी रिस्पायरेशन, डी फेशियल एक्सप्रेशन। राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ए शकिंग, ठीक है। जो सॉल्विंग है, तो सॉल्विंग करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसे अंदर थ्रोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए, ठीक है, सॉल्विंग कर लेगा। और रिस्पायरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही फेशियल एक्सप्रेशन में। बट क्लेफ्ट लिप है, तो इसलिए शकिंग करने में क्या होगी, न्यूबॉर्न को प्रॉब्लम होगी, इस एक्टिविटी को करने में उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द टाइम इंटरवल
बिटवीन ईच ब्रेस्ट फीड शुड बी अबाउट। जो ब्रेस्ट फीड कराती है मदर, उनमें अगर 2 ब्रेस्ट फीड करा रही है मदर, तो दोनों ब्रेस्ट फीड में कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, इंटरवल कितना होना चाहिए, हर एक ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कितना इंटरवल के बाद नेक्स्ट ब्रेस्ट फीड करानी चाहिए मदर को। राइट आंसर की बात करें हम इसमें डायरेक्ट, तो आपका बी होगा, ठीक है। 2 to 3 आवर, 2 to 3 आवर का इंटरवल होना चाहिए ईच ब्रेस्ट फीडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मिल्क इजेक्शन अकर ड्यू टू हार्मोन। जो मिल्क इजेक्ट होता है, इजेक्शन होता है मिल्क का, वो किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑप्शन में आपका ए प्रोलैक्टिन, बी एस्ट्रोजन, सी वैसोप्रेसिन, डी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे डी ऑक्सीटोसिन, ठीक है। देखो एस्ट्रोजन और वैसोप्रेसिन तो नहीं होगा, इनके तो बिल्कुल ही फंक्शन अलग हो गए, बट यहाँ पे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में कंफ्यूजन होता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, ठीक है। क्या करता है ये? प्रोडक्शन करता है मिल्क का, और उस मिल्क को फिर बाहर की तरफ इजेक्ट कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ये क्या करता है? इजेक्ट करता है मिल्क को बाहर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ड्यूरिंग KMC बेबी शुड बी प्लेस्ड इन पोजीशन। KMC क्या है? कंगारू मदर केयर। जो कंगारू मदर केयर दे रही होती हैं मदर्स, तो उस कंडीशन में बेबी की पोजीशन क्या होनी चाहिए? ऑप्शन में है आपका ए फ्रॉग लाइक, बी कंगारू लाइक, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ए फ्रॉग लाइक, ठीक है। फ्रॉग जैसे मेंढक बोलते हैं, फ्रॉग को मेंढक लाइक पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ पे कंगारू लाइक में कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? फ्रॉग लाइक पोजीशन होती है KMC की, या होनी चाहिए KMC बेबी कंगारू मदर केयर देते टाइम, ठीक है, बेबी की। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड इट इंडिकेट व्हेन ए न्यूबॉर्न फेल्ड टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी कंडीशन इंडिकेट होगी अगर जो मेकोनियम होता है वो पास नहीं करता है बेबी विद इन 24 आवर। जो अगर बेबी का बर्थ होता है तो वो क्या करता है? फर्स्ट जो स्टूल पास आउट करता है, फर्स्ट स्टूल जो पास आउट करता है बेबी, उसे हम क्या कहते हैं? मेकोनियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मेकोनियम कहते हैं। अगर 24 आवर तक बेबी मेकोनियम पास नहीं करता है, पास आउट नहीं करता है, तो वो कौन सी कंडीशन इंडिकेट करेगा? ऑप्शन में आपका ए हिट्सबर्ग डिजीज़, बी सीलिएक डिजीज, सी इंटरसेप्शन, डी एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 18 का ए हिट्सबर्ग डिजीज़, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए होगा। ये हिट्सबर्ग डिजीज़ क्या होता है? एक कंडीशन डिफ़िकल्ट पासिंग स्टूल। इसमें क्या होता है? अगर पासिंग स्टूल नहीं कर पा रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हिट्सबर्ग डिजीज़ कहेंगे। क्यों होता है इसमें? इसमें क्या होता है? एक सेकेंड। इसमें क्या होता है? जो कॉलन पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन, उसके उस पार्ट की जो मसल्स होती हैं, मसल्स में क्या होता है? मसल्स में जो नर्व सेल हैं वो क्या होती है? नर्व सेल मिसिंग होती हैं, कुछ नर्व सेल मिसिंग होती है, जिसकी वजह से फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें ये एक्सपर्ट डिजीज़ कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? बेबी न्यूबॉर्न जो होता है वो स्टूल पास आउट नहीं कर पाता है, उसे स्टूल पास आउट करने में क्या होती है? डिफ़िकल्टी होती है। 24 आवर तक क्या होता है? नॉर्मली जो न्यूबॉर्न होते हैं 24 आवर तक वो क्या कर लेते हैं? स्टूल पास आउट कर लेते हैं। अगर स्टूल पास आउट नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम हिट्सबर्ग डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ड्रग इज़ गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। कौन सी ड्रग HIV को ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करती है मदर से चाइल्ड में? HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। HIV को ट्रांसमिट होने से कौन सी ड्रग प्रिवेंट करती है मदर से चाइल्ड में? ऑप्शन में है ए नेविरोप्रामाइन, बी लेमिव्यूडाइन, सी स्टेविडाइन, डी एबेस्क्विर। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ए नेविप्रामाइन, ठीक है। नेविप्रामाइन क्या करती है? HIV को ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करती है मदर से चाइल्ड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। जो नॉर्मल विजन है उसके लिए कौन सी विटामिन एसेंशियल होती है? ऑप्शन में ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन B3। राइट आंसर यहाँ पे सबको पता है विटामिन ए होगा। इससे विटामिन ए से क्या होता है, हमारा आई विज़न अच्छा होता है या नॉर्मल आई विज़न के लिए एसेंशियल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विल्स ट्यूमर इज ट्यूमर ऑफ। इसमें पूछा है विल्म ट्यूमर कहाँ का ट्यूमर होता है? ऑप्शन है ए लंग्स का, बी ब्रेन का, सी किडनी, डी इंटेस्टाइन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा ये किडनी का होता है। विल्म ट्यूमर किसका होता है? किडनी का होता है। ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन कैंसर होता है किडनी का। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है कि मोस्ट कॉमन किडनी का कैंसर कौन सा होता है तो विल्म्स ट्यूमर होता है। ठीक है। इसे हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं और ये चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन कैंसर होता है किडनी का, बस लेकिन चिल्ड्रन में। ठीक है। चिल्ड्रन में ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है किडनी का। बट और एज अगर पूछते हैं इसकी तो कितनी होती है, 3 to 4 ईयर। ठीक है। एज देखिए 3 to 4 ईयर में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी इज परफॉर्म फॉर असेसिंग। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी हम किसको परफॉर्म करने के लिए किसको असेस करने के लिए परफॉर्म करते हैं? क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन में है ए हार्ट प्रॉब्लम, बी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। राइट आंसर होगा आपका बी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। जो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी है वो हम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को असेस करने के लिए परफॉर्म करते हैं। जो इसमें एनसीफेलो दिया हुआ है, एनसीफेलो अगर ये दिया हो कहीं भी तो वो ब्रेन से रिलेटेड है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ये किसको असेस करेगी, ब्रेन की प्रॉब्लम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस इज बिटवीन। जो न्यूबॉर्न होते हैं उसका हेड सर्कमफ्रेंस पूछा है कितना होता है। इसमें डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें तो सी होगा 33 से 35.5 सेंटीमीटर क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है। यहाँ पे चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 30 से 33 सेंटीमीटर। ठीक है। ये क्या होता है, हाँ चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है और हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 33 से 35.5 सेंटीमीटर। इसमें ये जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो हेड सर्कमफ्रेंस से 2 सेंटीमीटर करीब कम होता है। ठीक है। अगर हम इंच में पूछ लेते हैं इसमें तो इंच में बात करें तो हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 13 से 14 इंच। ठीक है। 13 से 14 इंच और चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है 12 से 13 इंच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज। डाउन सिंड्रोम को हम और क्या कहते हैं? ऑप्शन में है ए ट्राइसमी 21 सिंड्रोम, बी मेंगोलिज्म, सी ट्राइसमी जी, डी क्रेटनिज। राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा डी क्रेटनिज। डाउन सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, क्रेटनिज्म कहते हैं। ये सिंड्रोम नहीं होता है 21 क्रोमोसोम का। ये क्या होता है, क्रोमोसोम जो 21 होता है, क्रोमोसोम जो 21 होता है उसका डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है। डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है। 46 या 23 पेयर होते हैं। तो जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसका डिसऑर्डर होता है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ठीक है। एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है और ये क्या कॉज करता है, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारा डेवलपमेंट होता है और जो इंटेलिजेंट लेवल होता है हमारा उसको क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल लेवल को क्या करता है, डिले करता है। ठीक है। डिले करता है, उसका डिले कर देता है। ठीक है। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और होता कब है, जो सेल डिवीज़न होता है, अगर एबनॉर्मल सेल डिवीज़न हो रहा है, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न की वजह से
एबनॉर्मल सेल डिवीज़न की वजह से होता है, ठीक है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 अगेन हो गया है क्वेश्चन 24। एवरेज ब्लड प्रेशर इन ए टर्म बेबी इज अराउंड। ब्लड प्रेशर पूछा है, एक बेबी का ब्लड प्रेशर कितना होता है, टर्म बेबी का पूछा है। तो ऑप्शन में है आपका, इसमें डायरेक्ट राइट आंसर की बात करूँ तो मैं ए होगा 60 to 40 mmHg। 60 by 40 mmHg क्या होता है, एक टर्म बेबी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। एक कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड इन 6 कलर डिजीज। 6 कलर डिजीज होती हैं, उसमें जो कि क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। तो इसमें ऑप्शन में पूछा है कौन सी इसमें 6 कलर डिजीज़ में इंक्लूड है। ओनली एक डिजीज़ इसमें 6 कलर डिजीज़ में इंक्लूड है। ऑप्शन में है आपके ए चिकन पॉक्स, बी टाइफाइड, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है, 6 कलर डिजीज़ में इंक्लूड है। तो हम पूरी कंप्लीट 6 कलर डिजीज़ की बात करें तो 6 कलर डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट होगी आपकी मीजल्स, पोलियो, DPT, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, और 6 होगी आपकी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपका ये क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, 6 कलर डिजीज़ में ये आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन B2 को हम और क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपका ए राइबोफ्लेविन, बी बायोटिन, सी नियासिन, डी थायमिन। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका बी, सॉरी ये बी नहीं होगा, यहाँ पे राइबोफ्लेविन होगा। ए आपका विटामिन B2 का क्या होगा, राइट आंसर होगा B2 का। राइट आंसर आपका ए होगा राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे सबका दिया हुआ है। राइबोफ्लेविन को हम और क्या कहते हैं, B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, और नियासिन का क्या है, B3, और पेंटोथेनिक एसिड को हम B5 कहते हैं, और पायरिडॉक्सिन को B6, ठीक है। ये कैसे भी पूछ सकता है कि B2 को हम राइबोफ्लेविन नाम से जानते हैं, और B3 को नियासिन की वजह से क्या हो जाता है, पेलेग्रा हो जाता है, ठीक है, पेलेग्रा डिसऑर्डर हो जाता है। ये सारी आपकी जो B1 से लेके B6 तक सबके केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। द लाइफ स्पैन ऑफ RBCs इन न्यूनेट इज। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं RBCs की लाइफ स्पैन पूछी है, न्यूनेट में कितनी होती है। जो एडल्ट होते हैं उसमें 120 डेज़ की होती है, न्यूनेट में कितनी होती है। ऑप्शन में ए 120 डे, बी 20 डे, सी 120 to 180 डे, डी 60 to 80 डे। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे डी 60 to 80 डे, ठीक है। 60 to 80 डे क्या होती है, RBC की लाइफ स्पैन होती है न्यूनेट में, और एडल्ट्स में कितनी होती है, 120 डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नॉर्मली द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन हाउ मेनी आर्टरीज एंड हाउ मेनी वेन्स। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कितनी आर्टरीज और कितनी वेन्स उससे कनेक्ट होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। इसमें डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका ए राइट आंसर होगा 1 वेन एंड 2 आर्टरीज, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड से कितनी आर्टरीज और वेन कनेक्ट होती है, एक वेन कनेक्ट होती है और 2 आर्टरीज कनेक्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स का फादर पूछा है, पीडियाट्रिक्स के फादर कौन है। ऑप्शन में ए अब्राहम जैकब, बी हिपोक्रेटस, सी मैरियन, डी लिलियन वर्ल्ड। राइट आंसर होगा इसका 29 का राइट आंसर है ए अब्राहम जैकब। पीडियाट्रिक के फादर कौन है, अब्राहम जैकब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। हिक्सबर्ग डिजीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विथ।
इसमें हिक्सबर्ग डिजीज़ का पूछा है कि मोस्ट कॉमनली कब एसोसिएट होती है, ये किसके साथ एसोसिएट होती है। ऑप्शन में ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, बी डाउन सिंड्रोम, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी टर्नर सिंड्रोम। तो किस कंडीशन में मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होती है हिक्सबर्ग डिजीज़ के बारे में हम फुली हमने देख लिया था सारा कि क्या होती है हिक्सबर्ग डिजीज़ और कब होती है। इसमें राइट आंसर होगा आपका 30 का बी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के में क्या होती है, मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होती है हिक्सबर्ग डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पेंटावेलेंट वैक्सीन और 5-in-1 वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जो हमारी पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है वो क्या होती है, इसमें 5 वैक्सीन होती है। ठीक है, 5-in-1 वैक्सीन, इसमें इसे हम क्या कहते हैं, 5-in-1 वैक्सीन कहते हैं। ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है 5 कंडीशन में हमें प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, 5 अलग अलग डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है हमें। तो वही 5 कंडीशन पूछी है पेंटावेलेंट वैक्सीन, 5 कंडीशन वो कौन सी हैं। 31 का हम डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें तो ए होगा। ठीक है, ए क्या है, इसका राइट आंसर है डिप्थीरिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं, डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है वो इन 5 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 32, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूनेटल एस्फेक्सिया। जो न्यूनेटल एस्फेक्सिया होता है उसमें पूछा है कि इसमें से सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूनेटल एस्फेक्सिया की कंडीशन में, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सा इसमें से नहीं होता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है न्यूनेटल एस्फेक्सिया का। ऑप्शन है आपका ए हाइपोक्सिया, बी हाइपोपरफ्यूजन, सी एसिडोसिस, डी हाइपोकैप्निया। इसमें राइट आंसर होगा आपका डी हाइपोकैप्निया। ठीक है, हाइपोक्सिया प्रेजेंट होता है, हाइपोपरफ्यूजन भी होता है और एसिडोसिस भी होता है। जो न्यूनेटल एस्फेक्सिया है, एस्फेक्सिया क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या जो O2 की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है बॉडी को ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या अनप्रॉपर हो जाती है, बिल्कुल ही बंद हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्फेक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को कम हो जाएगी तो हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा और परफ्यूजन हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलेगा और एसिडोसिस भी देखने को मिलेगा, पर हाइपोकैप्निया नहीं होगा। जो CO2 होता है वो डिक्रीज नहीं होगा, CO2 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हाइपरकैप्निया देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द रिकमेंडेड इंट्रावीनस डोज इन न्यूबॉर्न इज। जो IV डोज देते हैं हम न्यूबॉर्न्स को, उसकी रिकमेंडेड इंट्रावीनस डोज पूछिए कितनी होती है, हम कितनी डोज तक IV डोज दे सकते हैं न्यूबॉर्न को। इसमें डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा बी 0.1 से 0.3 ml पर kg। ये क्या होती है, रिकमेंडेड IV डोज होती है न्यूबॉर्न के लिए, ओनली न्यूबॉर्न के लिए पूछा है इसमें। तो न्यूबॉर्न के लिए 0.1 से 0.3 ml पर kg क्या होती है, रिकमेंडेड डोज होती है IV डोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कैपेसिटी ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन बैग इज। जो न्यूनेटल रिससिटेशन बैग होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। इसमें 34 में ऑप्शन में है ए 200 से 500 ml, बी 250 से 500 ml, सी 250 से 750 ml, डी 200 से 750 ml। राइट आंसर होगा यहाँ पे 34 का सी 250 से 750 ml क्या होती है, न्यूनेटल रिससिटेशन की बैग की कैपेसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एडोलसेंट आर द यंग पीपल एज बिटवीन। जो एडोलसेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आर यंग पीपल्स। एडोलसेंट आर यंग पीपल्स की एज पूछी है कितने के बीच होती है। ऑप्शन में है ए 5 to 10 ईयर, बी 10 to 19 ईयर, सी 6 to 12 ईयर, डी 15 to 18 ईयर। राइट आंसर होगा बी 10 to 19 ईयर। एडोलसेंट आर यंग पीपल की एज कितनी होती है, 10 to 19 ईयर के बीच। ठीक है,
इसे हम क्या कहेंगे, 10 से 19 ईयर के बीच के एज को हम एडोलसेंट और द यंग पीपल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ EVA। EVA की फुल फॉर्म पूछी है। EVA की क्या फुल फॉर्म होती है? इसमें डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें तो इसकी राइट आंसर होगा डी, इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन क्या है? EVA स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन। इसमें EV हम यूज़ क्यों करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक वैक्यूम, वैक्यूम से आप आइडेंटिफाई कर लोगे क्या चीज़ है। इसमें क्या होता है, इवैक्यूएशन होता है, जो यूट्रस पे कंटेंट्स होते हैं, अगर एबॉर्शन वगैरह के टाइम जो यूट्रस में कंटेंट्स हैं उसको इवैक्यूएट करता है, किसके थ्रू, एक प्लास्टिक और मेटल कैनुला होता है उसके थ्रू। उसको हम किससे अटैच कर देते हैं, वैक्यूम सोर्स से अटैच कर देते हैं। एक प्लास्टिक या मेटल का कैनुला होता है जिसे वैक्यूम से अटैच करते हैं और उससे फिर क्या करते हैं, जो यूट्रस के कंटेंट्स हैं उसको इवैक्यूएट करते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, ओके। इसे हम इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन कहते हैं, ओके, EVA। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर कंप्लीट सर्जिकल और मेडिकल अबॉर्शन इज लास्ट 4। जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है आफ्टर सर्जिकल और मेडिकल अबॉर्शन, जो अबॉर्शन सर्जिकल हो या मेडिकल अबॉर्शन हो, उसके बाद जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो कितने लास्ट तक होती है, कितने वीक लास्ट तक होती है? ऑप्शन में A 4 वीक्स, B 6 वीक, C 2 डे, D 2 वीक। राइट आंसर होगा हमारा इसका D 2 वीक तक, ठीक है। सर्जिकल एंड मेडिकल अबॉर्शन के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर कंप्लीट, पूरा कंप्लीट जो सर्जिकल एंड मेडिकल अबॉर्शन हो जाता है उसके बाद लास्ट तक 2 वीक तक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन B 38, इन अबॉर्शन काउंसलिंग रिमेंबर टू फॉलो। जो अबॉर्शन काउंसलिंग किस टाइम हमें क्या याद रखना चाहिए, इसमें ऑप्शन में है, इसका मतलब क्या होता है अभी मैं बता दूंगी। इधर राइट आंसर आपका B होगा गैदर, ठीक है। गैदर क्या होता है, जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग टाइम पर हम गैदर अप्रोच यूज़ करते हैं। गैदर क्या है, G से आपका होता है ग्रीट, ग्रीट मीन वेलकम। A से होता है आपका आस्क, और T से होता है टेल, और H से होता है हेल्प, और E से होता है एक्सप्लेन, और R से होता है रिटर्न। तो ग्रेट, हमें पेशेंट का सबसे पहले क्या करना है, काउंसलिंग में वेलकम करना है, आस्क A से क्वेश्चंस करने हैं, टेल पूछना है उनसे सब, और एस से हेल्प करनी है, ई से फिर एक्सप्लेन करना है, आर से फिर रिटर्न करना है उन्हें, ठीक है। ये क्या होता है, गैदर अप्रोच होता है जो कि हम काउंसलिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अबॉर्शन काउंसलिंग दी हुई है तो हमें अबॉर्शन काउंसलिंग करते टाइम ये रिमेंबर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इन PPIUCD पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन PPIUCD postpartum intrauterine care device procedure use the sponge holding forceps with sterile gauze dipped in dash to clean the cervix। जो PPIUCD प्रोसीजर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक स्पंज होल्डिंग फोर्सेप एंड स्ट्राइल गॉज का यूज़ करते हैं। तो उसको डिप इन टू क्लीन द सर्विक्स, किसमें हम डिप करते हैं इनको दोनों को, सर्विक्स को क्लीन करने के लिए। जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है एंड स्ट्राइल गॉज है उसको हम किस में डिप करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, जो PPICD आपका प्रोसीजर होता है उसमें हम स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का यूज़ करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, स्ट्राइल गॉज के साथ एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं सर्विक्स को क्लीन करने के लिए। तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, ऑप्शन में A पायोडीन आयोडीन, B स्प्रेड, C बिटाडिन, D नन ऑफ दिस। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे A।
पाविडोन आयोडीन क्या करते हैं हम सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं अगर जो स्टाइल गॉज होती हैं उसको डिप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 कलर ऑफ कॉपर IUCD 375A इज। जो कॉपर होती है यहाँ पे कलर पूछा है ओनली, जो कॉपर IUCD है 375A का कौन सा कलर होता है। ऑप्शन में आपका ए फ्लूरोसेंट ग्रीन, बी सी ग्रीन, सी रेड, डी वाइट। तो ये क्या होती है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है हमारी, तो उसमें कलर पूछा है, जिससे कलर क्यों कलर कोड दिया होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर लें। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ए, ठीक है। फ्लूरोसेंट ग्रीन कलर का होता है कॉपर 375A का, ठीक है। और ये कैसी होती है, इसमें यू शेप की बनी होती है, ये यू शेप की होती है। और जो 375A है इसको हम कब तक के लिए यूज़ करते हैं, 5 ईयर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 ईयर तक के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 जेंटामाइसिन MGIM-MGIN 3 डे इज़ यूज टू ट्रीट सेप्टिक अबॉर्शन। जेंटामाइसिन पूछी है कितनी mg यूज़ करते हैं हम इंट्रामस्कुलरी। इसमें देखो यहाँ पे आपके और भी क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन में ही कि इंट्रामस्कुलरी यूज़ करते हैं हम जेंटामाइसिन का, और कब तक यूज़ करते हैं, 3 दिन के लिए यूज़ करते हैं सेप्टिक अबॉर्शन को ट्रीट करने के लिए। बस क्वेश्चन में पूछा कितनी mg यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर होगा इसमें। डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें तो 80 mg राइट आंसर होगा, ठीक है जी। क्या है, जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है जो सेप्टिक अबॉर्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम इंट्रामस्कुलर देते हैं 3 दिन तक, ठीक है। सेप्टिक अबॉर्शन को ट्रीट करने के लिए कितनी देते हैं, 80 mg देते हैं, ठीक है, 80 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 DMPA फुल फॉर्म। DMPA की फुल फॉर्म पूछिए, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसके राइट आंसर की बात करें डायरेक्ट तो बी इसका राइट आंसर होगा, डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉल एसीटेट, ठीक है। ये क्या होती है, DMPA की फुल फॉर्म होती है। इसको हम क्या करते हैं, 150 mg देते हैं 150 mg सबक्यूटेनियस रूट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 केमिकल नेम ऑफ ECPS। ECP जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसका केमिकल नेम पूछा है, क्या होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ECP पिल्स का केमिकल नेम क्या होता है। ऑप्शन में ए नॉर्जेस्ट्रॉल, बी इथेनाइल एस्ट्राडियोल, सी लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का केमिकल नेम क्या होता है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक है। इसको हम पोस्ट कॉइटल पिल्स भी बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट कॉइटल पिल्स भी बोलते हैं। और ये कितनी देते हैं हम, 1.5 mg देते हैं। 1.5 mg होती है इन 1 टैबलेट में, ठीक है, 1.5 mg होती है 1 टैबलेट में। और जो हम सेकेंड डोज देंगे इसकी, तो उस सेकेंड डोज के बीच में टाइम ड्यूरेशन होता है, कितने टाइम बाद हम इसकी सेकेंड डोज देते हैं, तो 12 आवर बाद, ठीक है। 12 आवर का इसमें 2 डोज के बीच में टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 ए न्यूबॉर्न बेबी शुड पास यूरिन और स्टूल विथिन। एक न्यूबॉर्न बेबी होता है जो यूरिन पास आउट करता है और स्टूल पास आउट करता है, तो उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि अगर नॉर्मल कंडीशन है तो इतने टाइम के विथिन अंदर ही अंदर यूरिन और स्टूल पास आउट करना चाहिए। तो वो टाइम पूछा है कि कितने टाइम में यूरिन और स्टूल को पास आउट कर लेना चाहिए एक न्यूबॉर्न बेबी को। ऑप्शन में ए 24 आवर, बी 48 आवर, सी 24 to 48 आवर, डी 72 आवर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी 24 to 48 आवर। जो यूरिन होता है वो नॉर्मली कितने टाइम में कर लेना चाहिए, 24 आवर के बाद यूरिन पास आउट कर लेना चाहिए, और 48 आवर के बाद, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसमें 48 आवर यूरिन के लिए होता है, क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, और 24 आवर स्टूल के लिए होता है, ठीक है। 24 आवर के अंदर ही विथिन स्टूल पास आउट कर लेना चाहिए एक न्यूबॉर्न बेबी को, और 48 आवर में
यूरिन पास आउट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल टाइम होता है यूरिन और स्टूल पास आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, क्लब फूड ऑल्सो नोन एज, क्लब फूड को हम और क्या कहते हैं? ऑप्शन में है ए वायरस, बी टेलीपियस इक्वाइनोरस, सी टेलीपियस, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा आपका सी टेलीपियस, ठीक है। क्लब फूड को हम टेलीपस कहते हैं। ये क्या होता है? बर्थ डिफेक्ट होता है, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, फूड जो होते हैं, फूड पैर जो होते हैं इसे ट्विस्टेड आउट हो जाते हैं, आउट ऑफ शेप और पोजीशन। जो उनकी पोजीशन होती है और शेप होती है वो ट्विस्टेड आउट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेलीपस कहते हैं, क्लब फूड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, PPH इज मैनेज्ड बाय, पोस्टपार्टम हेमरेज को हम किससे मैनेज करते हैं? मैनेज बाय। अगर डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें, इसमें आपके ऑप्शन आप देख लीजिए एक एक करके। इसमें डायरेक्ट राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा आपका PPH हम किससे मैनेज करते हैं? राइट आंसर होगा आपका बी, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 20 इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml RN इन 50 to 20 मिनट, ठीक है। हम क्या करते हैं PPH में? इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं, कितना? 20 इंटरनेशनल यूनिट, किसमें? 500 ml RL में, ठीक है। 500 ml RL में हम 20 इंटरनेशनल यूनिट इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का डालेंगे और कितने टाइम तक देंगे? 15 to 20 मिनट में। कितने मिनट में देंगे? 15 to 20 मिनट में। पोस्टपार्टम हेमरेज को हम इससे मैनेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, टेम्परेचर ऑफ द लेबर रूम शुड बी मेंटेन बिटवीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लेबर रूम होता है, जहाँ पे डिलीवरी होती है, तो उसका टेम्परेचर पूछा है कितने के बीच में मेंटेन होना चाहिए? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस या 24 से 32 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ए, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इफ ए पेशेंट इज एक्टिव फेज ऑफ लेबर इट मीन सर्वाइकल डायलेशन ऑफ। अगर पेशेंट क्या है? एक्टिव फेज में है, यहाँ पे एक्टिव फेज में पूछा है, एक्टिव फेज में है पेशेंट, तो उसका सर्वाइकल डायलेशन कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, बी 1 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर और मोर। राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, 1 सेंटीमीटर पर आवर में होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर डायलेशन होगा सर्वाइकल डायलेशन एक्टिव फेज में, ठीक है। एक्टिव एंड लेटेंट फेज होती है ये फर्स्ट स्टेज में। लिवर की टोटल स्टेज कितनी होती है ये भी पूछते हैं। 4 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज बोलते हैं इसे हम। फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल स्टेज कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल स्टेज कहते हैं। सेकेंड स्टेज को हम एक्सपल्सिव स्टेज कहते हैं। थर्ड स्टेज को हम प्लेजेंटल स्टेज कहते हैं। फोर्थ को हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ए स्टैंडर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ प्रेगनेंसी इज डन बाय। जो डेट होती है प्रेगनेंसी डेट, वो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। इस रूल को क्या बोलते हैं ये दिया हुआ है। EDD होती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो हम EDD को कैलकुलेट करके निकालते हैं। इस रूल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में ए चार्ल रूल, बी नेगल्स रूल, सी स्नेल्स रूल, डी रूल ऑफ 9। तो राइट आंसर है आपका 49 का नेगल्स रूल, ठीक है। नेगल्स रूल बोलते हैं हम जो कैलकुलेट करके EDD डेट निकालते हैं। स्टैंडर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग डेट ऑफ प्रेगनेंसी इज नेगल्स रूल, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इससे हम फाइंड आउट करते हैं। ये क्या होता है? जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे EDD आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगल्स रूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
50. लास्ट क्वेश्चन 50. स्टेज ऑफ शॉक 4 स्टेज, 3 स्टेज, 10 स्टेज, 5 स्टेज. इसकी टोटल स्टेज कितनी होती है शॉक की पूछा है. राइट आंसर है आपका इसमें स्टेज कितनी होती है 4 स्टेज. राइट आंसर है ए 4 स्टेज होती है शॉक की. ठीक है, कौन कौन सी होती है. इनिशियल होती है और कंपेंसेटरी होती है, प्रोग्रेसिव होती है, रिफ्रैक्टरी होती है या रिकवरी. ठीक है, ये 4 स्टेज होती है शॉक की. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉच फ्रेंड्स. सब्सक्राइब फॉर वॉच मोर वीडियोस. प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. लाइक एंड शेयर. थैंक यू फ्रेंड्स.